गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबका स्वागत है। वणक्कम, प्रणाम एंड जय हिंद। आज हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे और वो है इंडिया चेंज्ड ऑपरेशनल एनवायरनमेंट और उसके संबंधित हमें क्या क्या डिफेंस प्लानिंग करने की जरूरत है। और ये सब कुछ आज ये इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ हैं मेरे पुराने दोस्त और पुराने नहीं आज के दोस्त दिल राजीव नारायणन। राजीव, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट Namaskaram, टॉपिक व्हिच sir. वी से। Thank you. Thank you. नमस्कार। Always a pleasure थैंक्स अ to be on लॉट। your show. Oh yeah, it's always a pleasure to be with you also. So what we'll do is we've been discussing ये इसके बारे में हम बहुत बात कर चुके हैं, बहुत चर्चा होता है। हमने आपके साथ स्पेस फोर्स के बारे में बात किया, रॉकेट फोर्स के बारे में भी हमने जिक्र किया, और कुछ वॉर्स गोइंग अराउंड हियर एंड देयर, सब कुछ हो रहा है। और हमारा जो एनवायरनमेंट है बदल रहा है, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट, और हमारा इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। अब हम सब बात कर चुके हैं कि वी आर अ पावर ऑफ कॉन्सिक्वेंस। तो इस हालात में क्या हमारा डिफेंस प्लानिंग सही रास्ते में है? अगर सही रास्ते में है, इसमें कुछ कमियां भी होंगे, कुछ अच्छे भी होंगे, क्या आगे करना है, ये सब के बारे में मैंने सोचा बात करेंगे। और एक्चुअली मैं बताऊं तो दिस केम टू मी व्हेन आई हर्ड द बजट, right? But I'll talk of it. This whole thought process came to me with the budget. And अगर आप देखेंगे तो हमारा जो डिफेंस बजट है, एलोकेशन इस साल is no different from the last year's allocation, barring a minor change. So I said, look, there's something wrong with our system. So I thought, let me, discuss with you. And मेरा कोशिश यही होगा कि I'll bring varied ideas on this whole story. So give your opening thoughts and then I'll take you step by step through what I think, and I'll want your detailed views on that. मेरा व्यू है कि हम जिस तरह से हमने पहले भी आपके प्लेटफॉर्म में डिस्कस किया था, दी इवॉल्विंग, इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, इट इज नॉट दैट you will it's a totally new method of warfare. It is just कि you will fight differently, and all these enable you to fight differently. The method of fighting still remains the same. Like you do maneuver by fire, and then you go and secure something. It still stays the same. It is just that all these things assist you in a great way how to do it. And it changes the dynamics of all your battle procedures and battle drills. And what we have been doing when we were commissioned and the way we were going about, that was more a copy of what the Second World War people were doing. And the battles have moved on, and especially the war that we see both in Ukraine and Gaza, these are eye openers, and we need to learn our lessons and understand that the way you're going to fight is going to be different. The basic concept may still remain the same of maneuver, but how you maneuver, in what manner you maneuver, with what forces you maneuver is going to be totally different from what we are looking at. And there is a need to understand how the threats are evolving, what is changing. And some people talk of कि भाई थ्रेट बेस्ड कैपेबिलिटी डेवलपमेंट करो। वो होता है जब आप उतने डेवलप अपने आप को पावर नहीं समझते हो। अगर आप इंडियन ओशन रीजन के अंदर समझते हो कि मैं इस रीजन का मालिक हूं, मैं यहाँ पे मेरा इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तो आपको एक कैपेबिलिटी बेस्ड अपना फोर्स स्ट्रक्चरिंग और कैपेबिलिटी बनाना है, जिसमें जो थ्रेट है वो भी कवर हो जाता है। उसके अलावा आप क्या करना चाहते हो, तभी जाके आप एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। और वही पुरानी सोच आ जाएगी जो
80s में होता था, जो हमने देखा था 90s में, कि थ्रेट क्या है और उसके मुताबिक कैपेबिलिटी बनाओ, देन यू आर रिएक्टिव, और कैपेबिलिटी बेस अगर आप बना देते हो जिसमें थ्रेट को भी इन्वॉल्व कर देते हो, देन यू आर प्रोएक्टिव। और तब जाके हम जो डेटरेंस वगैरह बोलते हैं, प्यूनिटिव डेटरेंस, वो सारा कुछ आ जाएगा उसके अंदर। राइट, सो वी आर वेरी क्लियर एज टू व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ, एंड मैं सबको बताना चाहता हूँ ये बड़ा सीरियस प्रोग्राम है ये, क्योंकि ये नॉर्मल एरी गैरी प्रोग्राम नहीं है. We're going to do some serious thinking on this, and you'll just see. Okay. इसी में Now, एक what I जाते जाते सर, yeah. एक इफ यू परमिट, मैं वो बजट के बारे में बता देता हूँ. हम बजट में बी में हैं, हम ए में नहीं है. ए लिस्ट में जो होता है उसका काट नहीं सकते आप. बी में है, उसमें सारा हेर फेर जो है वो कर सकते हैं. दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, हर बार आप देखोगे आपकी बढ़ोतरी जो बजट की है जस्ट अबाउट आपके इन्फ्लेशन से थोड़ा ऊपर होता है, और फिर वो बोलते हैं हमने रेवेन्यू कैपिटल में बढ़ा दिया, नोइंग फुली वेल कि रेवेन्यू में चाहिए आपको. और लास्ट क्वार्टर में लड़ाई होता है कि पहले आपका लड़ाई शुरू हो जाता है कि भाई बाय अबाउट दी 7th-8th मंथ रेवेन्यू खत्म होने लगता है, तो चुपचाप से कुछ एक कैपिटल जो इनके फाइनेंस मिनिस्टर और सीसीएस के पावर्स में रहते हैं उसको रोल ओवर कर देते हैं, और फिर आपको उसमें से चुपचाप से पार्लियामेंट में वो कैपिटल से रेवेन्यू करके आपको पकड़ा देते हैं. ये गेम जब से मैंने देखा है 90s, एटलीस्ट 95-96 जब मैं कमांड हेडक्वार्टर में गया था, वहां से आज तक ये चेंज नहीं हुआ है. ये मेथोडोलॉजी चेंज I agree with you. I agree with you. We'll talk of this because what you have said is very important. ये सोचने वाली बात है, और ये I will come to the budget because I am not, to be very honest, I am absolutely unhappy with the way we are going about with our budget and defense planning. That's why I've taken this up. Okay. हम अमूमन पिछले 10-15 साल से बात करते हैं 2.5 फ्रंट वॉर. हमारा तकरीबन आर्मी की सोच है 2.5 फ्रंट वॉर, और उसमें एयरफोर्स भी जुड़ गया है, नेवल मैरिटाइम फ्रंट को तकरीबन छोड़ दिया. खैर, what it is, we have been going to the government and saying equip us for a 2.5 front war. What is this 2.5 front? ये चाइना फ्रंट जो हमने मैप में दिखाया है, एक पाकिस्तान फ्रंट, वेस्टर्न फ्रंट, और दो छोटे गोल हैं which make half a front, which is the internal front in J&K and Northeast. Some people talk of the left-wing insurgency and left-wing extremism also as part of that front, but that's hardly a front. That's normal. So we've been preparing for the past 10-15 years for this kind of a scenario. But this scenario doesn't exist anymore, in my way of thinking. ये तो खत्म हो गया. And खत्म बहुत, solid reasons के साथ खत्म हुआ है. आज के कल देखेंगे हम तो एक फ्रंट है चाइना के साथ, इसमें तो दो राय नहीं है. आपने G20 जाके कश्मीर में सेलिब्रेट किया, नॉर्थ ईस्ट में जाके भी सेलिब्रेट किया, एक इवेंट रखा अरुणाचल प्रदेश में. तकरीबन आपके नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी खत्म ही हो गया है. जो भी मणिपुर में हो रहा है वो इंटरनल प्रॉब्लम है, इट इज नॉट अ इंसर्जेंसी प्रॉब्लम. Neither is there, you'll have residual insurgency or extremism or terrorism in Kashmir. So that half a front is actually vanished. ये हकीकत. बट आप पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान का फ्रंट जो है वो तो लड़खड़ा रहा है. पाकिस्तान खुद लड़खड़ा रहा है, तो वो क्या फ्रंट करेगा आप. पर पिछले 1-2-3 महीने में, 3 महीने अक्टूबर में आपका एक there's a vast shift in this front. Why? Today, आज के दिन गाजा में लड़ाई चल रहा है घमासान. रेड सी में यूएस और उनका टास्क फोर्सेस हौतीस के साथ लड़ाई हो रहा है. देयर आर स्ट्राइक्स गोइंग ऑन इन जॉर्डन, लिबिया, सीरिया. ईरान इज इन्वॉल्व इन सम मैनर. ईरान और पाकिस्तान के बीच में कुछ हो रहा है.
अगर आप पिछले 3 महीने में आप देखेंगे, ईरान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, इन चारों का जो एक्सरसाइजेस, चाहे वो एयर एक्सरसाइजेस क्यों ना हो, या नेवल एक्सरसाइज क्यों ना हो, या लैंड बेस्ड एक्सरसाइज क्यों ना हो, ये बढ़ रहे हैं. ओके, सो देयर इज अ न्यू, call it a threat, you call it a development in the North Arabian Sea. So from Red Sea to North Arabian Sea to Pakistan is our new front. और इस ये जो फ्रंट है, this comprises army and navy and air force also. It's a it's a it's a three-dimensional front. नीचे अगर आप देखेंगे, मालदीव्स, हम्बनटोटा, क्याटफू, कोको आइलैंड्स, ये सब इसमें चाइना प्रॉड कर रहा है. He's not come and opened a front out here, but there's a prodding going on कि कहाँ बेस लगाए, कहाँ उसका पनडुब्बियां है, कहाँ इसका सर्वे वसल्स घूम रहे. So I think this is the new half front. You don't want to call it half a front, you can call it one front full. So today India is now facing a new 2.5 front scenario. Capability based force development, because this front, all these threats or fronts are amorphous. इसमें कोई पक्का नहीं है. You cannot do capability based force structuring for these fronts. It has to, sorry, it can't be threat based capability development. It has to be a capability based development. So I want your views on this. And when we finish discussing this, your views, I'll go to the next बिल्कुल. issue which I want to unveil. While I have nothing, I agree in entirety with what you are saying, that yes, Myanmar is evolving. The Bay of Bengal is evolving. I will add one more, which is adding on to the concern, along with Coco Islands. When we look at Andaman Sea and the Gulf of Thailand, in the Gulf of Thailand in Cambodia, he has taken the Ream base. Yeah. And this isthmus between Andaman and Gulf is the Kra Isthmus. He wanted to make a canal which has been shot down by Thailand, primarily because the area below is where they have the Muslim separatist fight going on as far as Thailand is concerned. And they are worried that if they make this, then those people will cede to Malaysia. So what China has said is, there is a port on the Andaman Sea and there is a port in the Gulf of Thailand, that I will develop these two ports and have dedicated freight trains moving. Your containers will come here and go across and then get into the South China Sea via the Gulf of Thailand, thereby avoiding all these straits, the Malacca Straits, and the Lombok Straits. Now, this opens a new issue, because on one side he has got Coco Island, so he will develop in the garb of security. And in any case, the naval and the air base, the Cambodian government has given them. So he is building up for his navy out there. It's going to be out and out a PLA Navy and a PLA Air Force base out there. Now that adds to a new dimension of threat coming in towards this side, because he'll keep something similar in Coco Islands. The only, I would say, positive thing in this, if it can be called positive, is the battle going on in Myanmar itself between the state forces who are anti the Janta and the Janta, which is going on, and over which China has no control. And it gets worried for all its black ops, its drug trade through Myanmar is getting affected. So to add to this, I would add another domain front which is opening up from above, which is your cyber and space, which we have to add, which is another domain that is going to come into place, and information. So we have to, while information warfare domain is a ज़्यादा civilian domain हो जाता है,
लेकिन हमें अपने फौज के अंदर भी, जो क्योंकि सोशल मीडिया अवेलेबल है, हमें अपने फौजियों को भी प्रोटेक्ट करके रखना है इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, जो सोशल मीडिया में काफी शुरू हो जाता है। तो ये 3 डोमेन भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई हमने अपने आप को किस तरह से इस डोमेन से सुरक्षित रखें। तो देयर इज अ Yeah, फिजिकल डोमेन and there is the other domain which is your space, your cyber and information, let's call it the digital domain, a for digital. want of a better word. Okay, so that means we have to now, really speaking, structure our forces based on these new Yes, developments. yes. तो Okay, इसीलिए the only मेरा अनुमान हर बार ये है, तकरीबन 2017 में मैंने एक पेपर लिखा था, मेरे व्यूज थे पर्सपेक्टिव कि 2040 तक हमें किस तरह का फोर्स, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना है, इंटीग्रेटेड मिलिट्री स्ट्रैटेजी। वो अभी मैं रिवर्ड करना चाहता हूं कि इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन, हालांकि मल्टी डोमेन yeah, उसमें डाला हुआ था लेकिन मैंने हेडिंग में नहीं डाला था। तो हमें चाहिए तीनों फौज का एक इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी, क्योंकि आज की लड़ाई में हम देख रहे हैं जो यूक्रेन में भी हो रहा है, अगर तीनों इकट्ठे नहीं लड़ेंगे आप लड़ नहीं सकते, अकेला कोई जीत नहीं दे सकता, और तीनों मिलके काम करेंगे देन द सम ऑफ द पार्ट्स विल बी ग्रेटर देन द होल। yeah. So इसमें कोई डाउट नहीं है। अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो है the 2.5 front has morphed into something else, and that's a reality which you cannot anymore ignore. And you have to build your force along this. And what's more, this new front, we call it 2.5 front or 3 front scenario, is amorphous. We do not know when it will manifest the way it will manifest, but it is here to stay. And you have to develop your capabilities to get to this. And it is only then you will be a net security provider. So that we are very clear. बिल्कुल सर। और जब हम ये बात करते हैं कि हम डेवलप हो रहे हैं, हम इस रीजन में मेजर इकोनॉमिक पावर भी होंगे, मतलब हमारा ट्रेड चलेगा, we should never forget what Alfred Thayer Mahan had mentioned. So you have to protect your people, which our own navy, which has gone today into the North Red Arabian Sea. Sea, near Red Sea. Voice of America themselves have said that US कुछ नहीं कर रहा है for protection of ships other than firing missiles. As per Indian Voice of Navy is doing it. America, as per Voice of America, sir, till 6th of February, our Navy has physically boarded and investigated 250 vessels, have caught about 43 pirates and handed them over to the nearest authorities, and saved 40 ships from direct attacks from the military, from these terrorists and others, Somali terrorists and others. US is only looking at Houthi. लेकिन जैसे ये अनसेटलमेंट हुआ है, सोमाली पायरेट्स हैव बिकम एक्टिव। Yeah. एंड उनको मौका मिल गया ना, मौका मिल गया हाँ उनको। सर, एंड ये वॉइस ऑफ अमेरिका बता रहा है कि ये इंडियन नेवी है, एंड ही स्पीक्स अबाउट द पावर ऑफ द मार्कोस, दैट when the two ships where they saved the Iranian and Pakistani people, he claims that the moment the Somali pirates saw it was Indian Marcos, they just dropped their weapons and put their hands up. They didn't even Yeah. have to fight to recover the ship. Fight. They just put their hands up and surrendered. And that, Yeah. he says, is the power of the Indian Navy today. And this is the dimension which you had been talking of, that it has expanded. And Expanded. this is the hybrid warfare that you have to see along with other. This Other is fronts, the type yeah. of hybrid warfare you will have. There's no doubt in my mind. There's no doubt. Bilkul, sir. And Along I've with been any talking to conventional warfare, this is the type of hybrid warfare you will face in the high seas. We have been talking about this
for battling it on with the army, a hybrid threat, that conventional plus these Yeah, terror but threats. this is Now it new has threat. evolved into the navy, maritime domain. Not only that, this is going to be almost permanent now for quite some time. Correct. Like And you will right, have the type of missile firing and others, which is the hybrid air threat, air threat. along Yeah, with your and conventional, where drones and all will also come, not fired by the regular forces, but fired by the terrorist stroke militants who are and since supporting we are them. at this point, I would like to highlight to everyone, इस इलाके से चाइनीज नेवी भाग गया है. So when someone talks of PLA threat, ये भी factor करना important है. So we'll move to the next point, Rajiv, which I thought I'll talk of. हमने अभी तक बात किया है कि the fronts are changing and the larger picture is changing. ये वॉशिंगटन पोस्ट में 2 दिन पहले ये आर्टिकल निकला है. And this, you see the heading, what a Russian and Ukrainian general agree on. This battle space is different. From both sides, a beautiful article. आप दोनों आप पढ़िए, मैं संक्षिप्त रूप में बता दूंगा कि the battle space called Ukraine has changed. But it is not just the battle space of Ukraine which has changed. Any battle space it can be applied to with suitable modification that has changed. So what do both these generals say? It's their view. I don't completely agree with it, but it's their view. But it's a potent view. Okay, let me read it out. I'll ask Rajiv to give his views. Tanks, manned aircraft, and traditional maneuver forces are sitting ducks, while advanced drones and digital battle management systems can have a decisive impact. They say Ukraine is an algorithm war, both the Russian and the Ukrainian chaps. Digital intelligence and targeting systems have rewritten the rules of combat conflict. They also further say the fog of war experienced by commanders for centuries has cleared. In the newly transparent battle space, movements by large units are instantly visible and vulnerable. So they're talking of battlefield transparency in a big manner. Says no concentration of troops, large or small, can escape the ever-present reconnaissance of unmanned aerial systems and satellites. So they brought what General Rajiv was talking earlier, the digital domain, space. We'll talk of this. Why do you need a space-based force and things like that? And Ukraine has been an unprecedented test of literally all components of military affairs and military construction. This is important, right? If it has been an unprecedented test of literally all components of military affairs and military construction, it is time we take note of this and see what affects us. Okay. Next, air defense has won an unexpected triumph over military aviation, which has lost the ability to operate en masse over enemy territory. So they put air forces under a question mark and must fly with caution over its own territory. The qualitative superiority of NATO artillery has revealed a significant lag in Russian artillery and missile systems and requires their priority radical rearmament in the next few years. Okay, he's talking of a firepower upgrade. Unmanned aircraft have rapidly and unconditionally conquered the aerospace, the Ukrainian argues, and the Russian agrees that unmanned systems, along with other new types of weapons, are almost the only tool for getting out of the stalemate of trench warfare. Okay? Right. Unmanned systems reduce the level of losses, reduce the degree of participation of traditional means of destruction, and limited involvement of heavy equipment. The best weapons today, agree the Russian and Ukrainian generals, might be small, cheap systems that fly into targets like suicide bombers and can be almost impossible. This is again an important thing. As part of your force structuring, can you look at cheap and but deadly suicide options? Right. So this is what he said. Right, Rajiv. I'll not go back into that. I'm sure you have your own views. Hush. While I also, like you, don't agree with most of what these chap, I won't say not most, but many
parts of what they have said, but a large part of it is right. Broadly, what both sides have said, which I will explain in simple terms, is both of them brought a knife to a battle which was with automatic weapons and thought they would win. To coin a simile, Yeah. you brought this, whereas something had changed completely. So जो मैंने 2017 में लिखा था सर, उसके 9 स्टेप्स थे लड़ाई के. The way you're going to fight: detect, discern, deflect, dislocate, delay, degrade, destroy. जो भी थ्रेट हाइब्रिड और अदरवाइज आता है, ये 7 अगर जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे, आप या तो डिफेंड एंड होल्ड नहीं कर पाओगे या सिक्योर एंड होल्ड नहीं कर पाओगे. एंड डिटेक्शन एंड डिसर्नमेंट इज ऊपर, स्पेस, योर अनमैन्ड व्हीकल्स, स्पेस, एवरीथिंग. एंड दैट वाज, आई लिंक इट टू द स्पेस फोर्स गेटिंग इट. यूक्रेनियंस हैव बीन एबल टू डू इट. क्यों कर पाए हैं? बिकॉज ऑफ स्टारलिंक जो ऊपर फेंक के दिया है. राइट, इलॉन मस्क ने स्टारलिंक दे दिया, तो उसके थ्रू दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और वो ड्रोन को भी कंट्रोल कर सकते हैं उसके साथ, तो ड्रोन का रीच भी आ जाता है उनको ये सब करने के लिए. नो, ये ग्रिड बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका हमने बात किया था जब हमने स्पेस फोर्स के बारे में बात किया था कि बहुत जरूरी है. तो इसीलिए मैं जो बोल रहा हूं, वहां पे मैंने बोला था इंटीग्रेटेड है. अकेले आप टैंक को लेके जाओगे तो 1973 का एक बहुत ब्यूटीफुल बैटल बोलते हैं, एम्बुश एट एल फिरदान. सबसे पहले वो सूटकेस मिसाइल्स लेके आए थे रशियंस वाला, इजिप्शियंस. उन्होंने सूटकेस का डब्बा खोला, ये इन्होंने केवल टैंक के साथ अटैक किया और डिस्ट्रॉय हो गया वो ब्रिगेड. जस्ट बाय द मिसाइल्स दे गॉट डिस्ट्रॉयड. क्यों? ना आरटी लेके आए, ना एयर लेके आए, ना इन्फेंट्री उनके साथ था, कोई नहीं था. हाँ, वो सूटकेस मिसाइल्स ने उनके टैंक को उड़ा दिया. सिमिलर केस यहां हो रहा है. आप एडी को तो आप बात ही नहीं कर रहे हो. वेयर इज द एडी ग्रिड? अभी इजिप्शियंस ने इतना तगड़ा एडी ग्रिड बनाया था इनिशियली, 73 वॉर का ही कंपेयर करता हूं इसके साथ, कि भाई इजरायलीज वर नेवर एबल टू पेनिट्रेट. लेकिन जब उन्होंने काउंटर एडी किया, जो हम बोलते हैं सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, उसके बाद ही वो सुएज कैनाल पार कर पाए थे. उसके पहले नहीं कर पाए थे. यहां पे मैं एडी के बारे में, एडी ग्रिड के बारे में इतना पढ़ता हूं इसके बारे में, और एक वो इंस्टीट्यूट ऑफ वॉर का भी काफी निकल के आता है. एडी ग्रिड कोई दिखाई नहीं रहा और रो रहे हैं कि ड्रोन्स आ रहे हैं. अरे ड्रोन्स आ रहे हैं तो ड्रोन देखने के लिए आपको एयर डिफेंस तो चाहिए. नेक्स्ट आता है कि जब आपको पता है कि इस तरह से सिग्नल आता है, ये आता है, हमारा एयरफोर्स जो है, अनलाइक देयर एयरफोर्स, नेटो एंड रशियंस हैव फॉरगॉटन अ बेसिक एयर ऑपरेशंस. एंड आई एम श्योर जो भी एयरफोर्स वाले सुन रहे हैं, वी टॉक ऑफ अ फेवरेबल एयर सिचुएशन एंड अ लोकल फेवरेबल एयर सिचुएशन, जहां पे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम उस कॉरिडोर के अंदर एयर डिफेंस को सप्रेस किया जाता है ताकि आपके जहाज जाके अटैक करे. ये कर ही नहीं रहे. किसी जगह मेरे को ये टर्म सुनाई नहीं दिया कि हमने ये एयर कॉरिडोर बना दिया. Yeah, and mind you, the suppression of enemy air defense, SEAD, is a NATO term. Yes, and I don't hear this any side anywhere now doing it. आई थिंक कि ये जो इराक वॉर 2 हुआ था, गल्फ वॉर 2, जिसमें घुस गए थे पूरा सब कुछ लेके, उसमें भी भूल गए कि आपने एडी को नॉकआउट किया था, तभी यू हैड एयर सुपीरियरिटी. और इन यूक्रेन वॉर विद यूक्रेन एंड रशिया, विद यूक्रेन हैविंग नेटो हेल्प, आई डोंट थिंक यू कैन लुक एट एयर सुपीरियरिटी. यू हैव टू क्रिएट अ फेवरेबल एयर सिचुएशन. सिमिलरली हमें पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर, जब आप जाएंगे वहां पे किसी इलाके में जाएंगे, तो वो आपको एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉरिडोर मिलना चाहिए जिसमें आप वाइट आउट करोगे.
कि उस इलाके में जितने टाइम के लिए, एक वो कॉरिडोर है, उस टाइम के लिए आपके प्लान के मुताबिक एनिमी कोई कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा, चाहे सैटेलाइट का है, चाहे माइक्रोवेव का है, कोई कम्युनिकेशन नहीं जाएगा। फिर वो आप दिखोगे नहीं, क्योंकि वो आपके यूएवी ड्रोन्स वगैरह ले रहा है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। ये टर्म भी मैंने लड़ाई में सुना ही नहीं है, ये तो हमको हर बार बताया जाता है। कमांड एक्सरसाइज करते थे हमारे साथ, मैं अपने आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ में लेके गया हूं जैमर्स को फॉर मेरे जब मेन कांटेक्ट होना था टैंक वर्सेस टैंक बैटल, तो वाइट आउट करवाया था मैंने वहां से, जो एक्सेप्ट किया था कंट्रोल ने कि हाँ आपने कर दिया है वाइट आउट, दुश्मन का कम्युनिकेशन नहीं है। और मैं कब की बात कर रहा हूं, 2001-2 की बात कर रहा हूं। ये चीजें लोग ये भूल जाते हैं, नया टेक्नोलॉजी आ जाए लेकिन लड़ने का तरीका नहीं बदलता है, आपको मदद मिलता है उस तरीके को बेहतर अप्लाई करने के लिए। तरीका कोई नया नहीं निकलेगा, आप नया तरीका की सोच रहे हो कि नया हो गया तरीका, जी नहीं, नया नहीं हुआ है। टेक्नोलॉजी लड़ाई नहीं जीतता। वो भूप सिंह खड़ा है, वो टैंक वाला खड़ा है, जो आर्टिलरी का गन फायर कर रहा है, एडी का गन फायर कर, वो लड़ाई जितवाएंगे आपको। जो एयर असॉल्ट वाला आगे जाके कब्जा करके दे रहा है, वो लड़ाई जिताएंगे आपको। केवल केवल टेक्नोलॉजी नहीं जिता सकता आपको। तो Right. किस In तरह fact, से आपने अप्लाई करके ये लड़ना है, ये चीजें मैंने गाजा में भी नहीं सुन रहा हूं। मैंने सुना या एक और चीज है कि दिस टेक्नोलॉजी, आज जैसे आपने बोला, टेक्नोलॉजी नहीं सिखाता किस तरीके से लड़ना है, बट व्हाट हैज टेक्नोलॉजी डन? टेक्नोलॉजी इज एक्सपेंडेड योर बैटलफील्ड, यस, क्योंकि आपका रेंज अभी बढ़ गया वही है, हो गया आपका कि देखने आपके का रेंज बढ़ अभी गया। जितना, अगर मैं पहले वाइट आउट जैसे मैं अपने कॉम्बैट ग्रुप का कर रहा था, 10 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर एरिया के अंदर मैंने वाइट आउट करवाया था। अब आई कैन डू इट मच मच मोर एंड टू मच मोर डेप्थ। और मैं तो यही वाइट आउट अपने ड्रोन ऊपर भेज के भी करा सकता हूँ, वो ड्रोन भी जैम करेगा। ठीक या है, इसमें अब डाउट नहीं है। एयरफोर्स वाले भी, उनके एलिंट सिगेंट वाले होते हैं, वो भी जैम करते हैं। और वो काउंटर भी रखते हैं कि भाई वो एंटी रेडिएशन मिसाइल फायर करेगा तो उसका भी काउंटर होना चाहिए। तो ये या कहने का तात्पर्य है कि ये सारे कुछ इंटीग्रेटेड मिलके अगर लड़ेंगे तो ही आप जीत सकते हैं, क्योंकि ये लड़ाई कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल दोनों साथ चलेगा। अनकन्वेंशनल इज व्हाट इज कॉल्ड, और ये दोनों का मिलाप इज हाइब्रिड, और सारे डोमेन में चलेंगे। आई हैव नो डाउट व्हाट यू आर सेइंग। एंड दिस, जिस तरीके से ये बैटलफील्ड बदल गया है, बैटलफील्ड का आकार बदल गया है, जिस तरीके से बैटलफील्ड एक्सपैंड हो गया है, जिस तरीके से नए वेपन सिस्टम्स या एप्लीकेटिव टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, बैटलफील्ड एप्लीकेटिव टेक्नोलॉजीज आ गए हैं, हमारा लड़ने का सोच बदलना चाहिए, किस तरीके से लड़ना है, एक। दूसरा, और उस लड़ने के लिए आपका क्या क्षमता होना चाहिए, वो पाने के लिए भी सोच बदलना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे, अभी तक हमने जो बात किया है, हमने पहले देखा कि भाई आपका वो ओवरऑल थ्रेट एनवेलप जो है, थ्रेट परसेप्शन है, वो बदल गया है, आपका बैटलफील्ड बदल गया है, राइट? अगर थ्रेट परसेप्शन बदल गया, बैटलफील्ड बदल गया है, तो आपके पास जो सामान है लड़ने के लिए, और जो क्षमता है लड़ने के लिए, उसमें भी बदलाव चाहिए, ये, राइट? और जो बिल्कुल, भी आप बिकॉज ये डिफेंस अभी प्लानिंग बैटल कर रहे हो, फील्ड नहीं रहा है, इसीलिए कई लोग उसको बैटल स्पेस बोलते हैं, स्पेस बोल इतना रहे बड़ा हो गया है। हैं, राइट? सो ये जो चीज है, ये आई एम ट्राइंग टू हाईलाइट कि हम सब बोलते हैं कि इंडिया में हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसके कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम संक्षिप्त रूप में लॉजिकली हम प्लेस कर रहे हैं आपके सामने कि क्या हम, हमारा डिफेंस प्लानिंग सही है या नहीं है, या अगर सही नहीं है उसका सोच विचार क्या होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप लोग गलत कर रहे हो, नहीं। दिस evolving situation where we have to do constant correction based on foresight and vision, and that's what we are bringing to the table here. Okay, I'll get the third issue which I'm going to bring across, Rajiv, which I want your views. देखिए, ये आजकल मैं एक, आई एम डूइंग अ स्टडी फॉर एंड राइटिंग अ पेपर,
and I'm within the next 2-3 days I'll finish off that paper. I'm writing it for class, right? Center for Land and Air Warfare and all that. So what do they say? The thrust of my paper is drones and rockets are the lethal combination today. Okay, why? Now you see there's an increase in use of drones, not drones, rockets and missiles. जब हम सब ड्रोन रेवोल्यूशन की ओर देख रहे हैं, there's also a rocket revolution which is taking place, right? Right. Now, when you look at rocket missiles in the Chinese and the North Korean concept, they're using it as a geopolitical tool of coercion on a daily basis. चाहे वो ताइवान के ऊपर फायर ना करे या नॉर्थ कोरिया टेस्टिंग अगेंस्ट and aiming South fires Korea. against the South Korea. In conventional battles, the use of rockets and missiles has gone up. Whether you call it the Ukraine war or the Armenia-Azerbaijan war, especially in the Ukraine war, because missiles have been used in place of nuclear warheads, that has opened up, covered the entire Ukraine. It has been used for destroying, all infrastructure systematically. It has been used in tactical battles. It has been used in operational battles and strategic levels. Okay, when everything was static, but the war was mobile, it has generated a different kind of a strategic mobility, which we have to start thinking differently. Mobility is just not moving from place A to place B. Mobility is moving the maneuver and everything operations from place A to place B, and that has been done by rockets and missiles, especially long range missiles. Then you look at these Houthis, Hamas, Hezbollah, and all these people. They are using rockets and missile as a non-state tool of power. इनका like हम सब बोलते हैं, why is Hezbollah strong? उनके पास 1.5 लाख रॉकेट है जी, और 1.5 लाख रॉकेट में इनके पास तो 1 लाख रॉकेट तो 5-10 किलोमीटर चलते हैं, और दे क्रूड रॉकेट्स. हमास ने बनाया रॉकेट्स आउट ऑफ पाइप्स और एक्सप्लोसिव्स, कॉट एक्सप्लोसिव्स जो इजराइल से इन्होंने पकड़ा है या स्मगल किया है, उसके जरिए इन्होंने रॉकेट्स बनाया, राइट, with proliferated technology from Iran. Okay, so there is a proxy war going on with the help of rockets and missiles. So this whole story of rockets and missiles is something which we have to rethink of from two aspects. One, how will you use them, and how will you guard against them, right? Which is very important. So if you, अगर यही चीज मैं संक्षिप्त रूप में बताऊंगा, in this table, erstwhile weapons were normally पहले जमाने में टैंक्स, आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, इन्फेंट्री, इसके साथ हम लड़ते थे. But there's an increased domain awareness, right? There's space, there's UAVs, there's networking, there's AI, and there's a narrative war going on. Okay, and there are also futuristic weapons, or today's weapons. I won't call it futuristic. आज के weapons क्या है ये? ये है UAVs और unmanned systems, rockets and missiles. इसके बारे में बात किया है. Digital and space. Okay, that's somewhere in part of increased domain awareness. But when I say digital and space in the realm of UAVs and rockets, you're talking of sensor shoot and integration, which is very important today. So what do you need? You need a balanced combination and force structure based on our terrain and operational realities. There's a third aspect which I wanted to bring. हमारे friends के साथ, your views now, and you can have a go at all. You could go to the previous slide, sir. Previous slide. When you look at these, especially the last one, here the rocket and missiles are being, उसका इस्तेमाल हो रहा है सब कन्वेंशनल लेवल में. यानी उतना ही रॉकेट फायर करते हैं जैसे अगर आप देख लो हूती या हिजबुल्ला. हमास ने तो खैर लैंड अटैक किया था, लेकिन जब रॉकेट फायर कर रहे थे वो सब कन्वेंशनल लेवल पे था कि भाई लड़ाई ओपनली छिड़ ना जाए. अब उन्होंने जो किया, अक्टूबर 7 में लड़ाई छिड़ गई है, उसके बावजूद अभी भी थोड़ा बहुत वो फायर कर रहे हैं. हिजबुल्ला फायर करता है, आप रॉकेट से फायर करते हो, लेकिन कन्वेंशनल लेवल तो जिसको हम बोलते हैं एस्केलेटरी कंट्रोल मैट्रिक्स, तो वो चल रहा है. बट
सिमिलरली कन्वेंशनल लेवल में भी आप रॉकेट्स एंड मिसाइल्स यूक्रेन, अजरबैजान, आर्मेनियन वॉर में देखा है और ये भी सब है। सो आपको ये समझना है कि ये रॉकेट्स और मिसाइल्स जो है हर लेवल ऑफ वॉर में इस्तेमाल हो सकते हैं, वेदर इट बी एट द ग्रैंड स्ट्रेटेजी लेवल, स्ट्रेटेजिक लेवल, कन्वेंशनल लेवल, सब कन्वेंशनल लेवल, हर लेवल में। एंड हेंस जो आप भी बोले हो, हमने बात भी किया है कि एक अलग से रॉकेट और मिसाइल फोर्स हमारे पास अलग होना चाहिए, क्योंकि ये एक फोर्स है जो ऊपर से नीचे हर लेवल पे आप यूज कर रहे हो। एसएफसी तो है, ग्रैंड स्ट्रेटेजी वाला आपके पास एसएफसी है, लेकिन जो आप कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ जो आप स्ट्रेटेजिक, ऑपरेशनल, टैक्टिकल एंड सब कन्वेंशनल लेवल में इस्तेमाल कर सकते हो, उसको इसके इस्तेमाल के लिए आपको रॉकेट फोर्स का एक अलग से होना, जिसमें आप रॉकेट्स और लॉन्ग रेंज मिसाइल अलग से रखें, वो मेरे हिसाब से भी बहुत जरूरी है आने वाली लड़ाई के लिए। कैन वी गो टू द नेक्स्ट वन? अभी आप देख लो, जैसे स्पेस, यूएवी, रॉकेट्स, अगर यूएवी को लॉन्ग रेंज जाना है तो आपको स्पेस कम्युनिकेशन चाहिए। हमने बताया था स्टारलिंक ने जैसे स्पेस पूरा डाल दिया था। तो आपके इसरो तो है और आपके पास नीचे हैं जो आपके सिविलियन डोमेन को कोऑर्डिनेट करते हैं, मिलिट्री डोमेन को कौन कोऑर्डिनेट करेगा? इसीलिए आपको, क्योंकि स्पेस और भी ज्यादा इस्तेमाल होगा आपके, जब हम अपना परसिस्टेंट डोमेन अवेयरनेस की बात करते हैं, चाहे एरोस्पेस हो, चाहे लैंड हो, चाहे मैरीटाइम हो, तो आपको स्पेस की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए आपको एक इंटीग्रेटेड स्पेस फोर्स चाहिए, जो ये हर चीज को, और जो रॉकेट फोर्स बनाएंगे वो भी इंटीग्रेटेड होना चाहिए, जो सबके रिक्वायरमेंट के लिए काम करेगा। और ये भी आपको इंटीग्रेटेड चाहिए स्पेस फोर्स, ताकि ये आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है। अब हम, जैसे हम सर ने भी ये सारा कुछ बताया है फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, हमें वेरी क्लियरली होना चाहिए कि ये जो इमर्जिंग, इवॉल्विंग या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, क्या क्या आने वाले हैं, किस तरह से इस्तेमाल होंगे, तो किस टाइप का फ्यूचर बैटल स्पेस हमें लड़ना पड़ेगा। कोई एक नहीं, एक या दो ले लो, अगर तीन ले सकते हो तो कर लो, नहीं तो दो अलग तरीके का तो आपको पता होना चाहिए, ये हो सकता है या ये हो सकता है। और फिर अपना कैपेबिलिटी पे जाओ ना, आपको पास क्या कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपके खुद की टेरेन है, आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, रियलिटीज हैं जो आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, प्लस आपकी एक विजन है कि भाई भारत सक्षम होना है, बड़ा होना है, ताकतवर होना है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होना है। तो उसके लिए आपको क्या कैपेबिलिटी चाहिए, वो कैपेबिलिटीज जब आप लिस्ट कर देते हैं, पैसे तो उतने ही है ना, तो आपको प्रायोरिटाइज करके फिर आपको देखना है कि पहले मैं ये कर लूंगा, उसके बाद ये कर लूंगा, ये इनिशियली है जो यहाँ पे भी काम करेगा, वहां पे भी काम करेगा। इस तरह से बना के आपको ये देखना है कि इस कैपेबिलिटी को इस्तेमाल करने के लिए तो आपका पहले स्ट्रैटेजी बन गया कि जो फ्यूचर निकल के आ रहा है उसको किस तरह से मैं लड़ूंगा। वहां से आपने कैपेबिलिटीज निकाल लिया आपके सारे विजन के मुताबिक। वहां से निकलेगा कि इस कैपेबिलिटी को इफेक्टिवली एम्प्लॉय करने के लिए आइडियल स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें इकोनॉमी ऑफ स्केल भी मिलेगा, आपको पैसा ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और इफेक्टिवली एम्प्लॉय भी हो जाएगा। अब इसको कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए इन फोर्सेस को, मुझे कमांड एंड कंट्रोल का क्या स्ट्रक्चर चाहिए, तब जाके फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग करिए, क्योंकि कैपेबिलिटी और फोर्स रिस्ट्रक्चरिंग समय लगता है, कोई स्विच नहीं है ऑन ऑफ करने के लिए। क्योंकि वो जब करते हो तो उसके साथ जो लोग जाते हैं उनको ये सारा चीज और किस तरह से मिलके काम करना है वो एब्जॉर्ब करना होता है, समझना होता है, तभी जाके लड़ाई लड़ पाएगा वो। अगर आपने जल्दबाजी में कोई और कर दिया, पिछली लड़ाई जैसे मैंने कहा था चाकू लेके चले थे जबकि आने वाला था आपके अगेंस्ट मशीन गन, तो या आप तो फेल हो जाओगे। तो ये सोच आपको रखना है कि आगे वाली लड़ाई कैसे होगी।
क्या होगा, और ये बदल रहा है। इसमें दो चीज और ऐड करूंगा मैं। एआई बहुत तूर पकड़ रहा है अभी, और ये दोनों लड़ाई जहां पे आप खास करके यूक्रेन में एआई का टेस्ट बेड है, वो स्वार्म ड्रोन के अंदर एआई को टेस्ट बेड कर रहे हैं वो। दोनों साइड, सब साइड वो टेस्ट बेड कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और चीज शुरू कर रहे हैं वो, कि किस तरह से, एक तो मैंने वाइट आउट बोला था कि भाई आप मैसेज भेज नहीं सकते, दूसरा है किस तरह से आपको गलत मैसेज भेज दें, जो मैसेज निकल के आया है उसको डिले करें, या जो सेंसर देख रहा है उसी को झुटला दें। यहीं पे हॉलीवुड बहुत काम दे रहा है, जो ऑगमेंटेड रियलिटी, एनहेंस रियलिटी, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजिंग, वो हॉलीवुड उनके लिए टेस्ट बेड करके दे रहा है कि किस तरह से आप ये कर सकते हो, और वो आपको मिलेगा तो उससे भी आप कैसे बचोगे। एक एग्जाम्पल ये हर बार जब भी मैं पढ़ता हूं इसके बारे में वो देते हैं कि जब आई थिंक 81 था, इजराइल ने ओसिरैक में जब न्यूक्लियर रिएक्टर बन रहा था उसको तोड़ा था, गए अंदर, एयर डिफेंस इराक का पकड़ ही नहीं पाया। क्यों नहीं पकड़ा? सारे थे। मतलब कि जो इमेज एक्चुअली दिखना था वो दिखा नहीं। वो कब दिखा? जब इनके जहाज वापस जा रहे थे। सो द रिएक्शन वाज डिलेड। एक और एग्जाम्पल वो देते हैं, जो ओसामा बिन लादेन के को अभी वो पकड़ इसी के के बारे में मारने का बात देते करना हैं। चला पूरा रडार इनका डाउन। तैयार लगा हुआ था पाकिस्तानियों का। उनको कुछ लगा कुछ गड़बड़ है, जब एक इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था कंपाउंड में, और उसको जलाया, लोकल से खबर आया। इनको दिखा केवल जब वापस जा रहे थे, उसके पहले क्यों नहीं दिखा? क्या किया था उसके साथ? इसके ऊपर भी काफी वो अभी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, कि आपका जो हम बोलते हैं उडा लूप, ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, अटैक। आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाओगे तो ओरिएंट क्या करोगे? और आप ऑब्जर्व किया बट गलत जगह ओरिएंट कर दिया, जहां पे आप हैं वहां दिखे नहीं, जहां नहीं हो वहां दिखे। और या उस कंप्यूटर जनरेटेड इमेज के साथ वो डिकॉयज भी लगा देते हैं। आप सोचते हो कि एक्चुअली वहां पे दिख रहा है, क्योंकि ह्यूमन आप लेते हो, डिकॉयज भी लगा देंगे। कोई रिजर्व बंदों को भी बैठा देंगे बातचीत करने के लिए, कि लोग जा रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है, हाँ हाँ सब सुनाई दिया, सब दिखा, आपने कंफर्म कर दिया कि वहां पे एक्चुअली तो वहां पे, और उसके बाद वो निकल जाते हैं वहां से। अब जब आपने हवाई हमला और सारा कुछ रॉकेट और मिसाइल फायर किया, थिन एयर, कुछ नहीं मिलेगा। ये शुरू शुरू के लड़ाई में रशिया भी काफी जगह थिन एयर को हिट किया है यूक्रेन में। तो यानी या ये भी एक इवोल्यूशन आ रहा है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा कि इसका काउंटर मेजर्स हम किस तरह से। किस तरीके से करें। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज विल जस्ट मूव अहेड। हमने देख लिया फोर्स स्ट्रक्चर, फोर्स, हमारा जो थ्रेट परसेप्शंस आर चेंजिंग। We spoke of a changed battlefield. We have spoken of changed capabilities, new capabilities which are going to. So if all this is there, how is our defense planning going on? Right now, I have just thrown some questions, and I'm open to discussion. Right? What are the questions when you look at defense planning? What is your changed threat perception of the new threats? बिल्कुल। Do you have a military doctrine to recognize that the new battle space and weapons and how we're going to employ? Is there jointness of thought in how we will fight tomorrow's battle? Are the forces seeking their own glory? अलग अलग एक कोई एरोस्पेस बनाना चाहता है अपने आप को, एक बोलता है मैं मैरीटाइम फ्रंट ही बनाना चाहता हूँ। Has our long-term perspective plan evolved with the change? क्योंकि फौज के अंदर एक long-term integrated perspective plan बनता है 15 साल के लिए, उसमें कोई बदलाव आया है? अगर बदलाव आया है तो इसमें क्या सोच है? ओएफबी और डीआरडीओ तो चेंज में है, एमओडी का में अंदर चेंज क्यों नहीं आया और जरूरी है?
क्या ये एमओडी उसी तरीके से चल सकता है एक लंगड़े घोड़े की तरह? Has our budgeting been as per a new thought or is it the same old procedural routine? जो दिल नारायणन बता रहे थे कि पहले कैपिटल में दे दो, बाद में रेवेन्यू में दे दो, और ये गिच पिच कर दो और खत्म कर दो और खुश रहो, right? Has our budget allocation been as per new threats and changed power equations? क्या हम कैपेबिलिटी फोर्स बना रहे हैं या थ्रेट बेस्ड फोर्स बना रहे हैं अभी भी? क्या आर वी स्टाफ्ड टू एक्सपेंड बजट इंक्रीज? बट पैसा तो दे दो, पर क्या हम खर्च कर सकते हैं? वो नहीं, अगर नहीं है कर सकते हैं तो इट्स लाइक इक्विवेलेंट टू एक भूखे आदमी जिसका पेट सुकड़ा हुआ है ना, उसको 4 किलो चावल दे दो तो वो मर जाएगा, वो एक दिन खाएगा तो मर जाएगा. सो राइट, सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव थॉट ऑफ. राजीव, you can add critique, say No, what sir. you want about all I this. will take all these, sir. हम Yeah. अभी भी सोच जॉइंटनेस की अभी तक नहीं आई है, क्योंकि कहीं भी अभी तक मुझे कोई इंटीग्रेटेड मल्टी डोमेन मिलिट्री स्ट्रैटेजी मिला नहीं है कि हम इकट्ठे कैसे लड़ने वाले हैं. हर कोई सर्विस अपना अपना देख रहा है कि मैंने ये करना है, ये करना है. अभी जैसे वो फोर्स स्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, जो ठप सा हो गया है क्योंकि आई बिलीव एयरफोर्स ने मना कर दिया है. इन्हें मैं हर बार कहता हूं, ये पुटिंग कार्ट बिफोर दी हॉर्स है. जैसे हम बात कर रहे थे सर, जब तक आपको क्लियर नहीं है कि फ्यूचर बैटल स्पेस किस तरह से होने वाला है, हाउ इज इट इवॉल्विंग बेस्ड ऑन दीज एमर्जिंग एंड इवॉल्विंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज, आप किस कैपेबिलिटी की बात कर रहे हो जो आपको चाहिए? जब तक आप इसको क्लियर नहीं है आपके माइंड में कि ये जो नया थ्रेट किस तरह से सब फ्रंट में, मल्टी डोमेन फ्रंट में आपको आ रहा है, एंड लेट अस बी क्लियर, ऑल दीज कैपेबिलिटीज विल नॉट कम चीप. तो इसीलिए कह Yeah, रहे yeah. हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करो तो आपको इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगा. हर चीज इंटीग्रेट नहीं कर सकते, देयर आर ऑफ कोर्स, इट इज ऑब्वियस, कुछ एक सर्विस स्पेसिफिक रहेंगे, उनको रहने दो. जो कॉमन एरियाज है, कम से कम उसको तो कॉमनैलिटी करके आप काम कर सकते हो. तो जब तक हम क्लियर नहीं है कि ये सारे डोमेन में थ्रेट क्या है और इंटीग्रेट करके हमने कैसे लड़ना है, कि तभी वो डॉक्ट्रिन निकलता है, कॉन्सेप्ट निकलता है, आपका स्ट्रैटेजी बनता है, जॉइंटनेस आता है कि भी किस तरह से लड़ना है, तभी तो जाके आप अपने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान को चेंज करोगे. अदरवाइज इट्स लाइक अ बकेट लिस्ट. मेरे को ये चाहिए पापा, वो क्रिसमस टाइम में बच्चे बनाते हैं ना कि मेरे को ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, वही बन रहा है अभी तो. और वो चेंज करने के लिए बड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि आपने अभी सोचा ही नहीं है कि हमने किस तरह से लड़ना है. तो आपका थ्रेट कम, जो आपका विजन है, इसीलिए बार बार कहता हूं विजन है. जैसे अभी आप देख लो, चलो आज के गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई 2047 100th एनिवर्सरी तक वी शुड बी regional developed nation and have a say in the regional affairs. That means military also has to look at its capability to be able to be a net security provider and provide the strength to your diplomacy. डिप्लोमेसी को स्ट्रेंथ मिलता है जब आपका मिलिट्री स्ट्रांग है. सो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ मिलिट्री को भी स्ट्रांग साथ साथ होना है. ये नहीं कि एक दफा एक हो जाए फिर करूंगा, तभी जाके आप उसके मुताबिक आप मांगोगे और बजटिंग होगा. इसीलिए जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, आपका बजट तो जो मैंने देखा है 95, 96, 97 में जब कमांड हेडक्वार्टर्स में था आर्मी कमांडर के साथ, वही है कि भाई आपका कैपिटल बढ़ा देंगे, रेवेन्यू को जस्ट अबाउट रखेंगे आपका, कि भाई जो आपका इन्फ्लेशन, समटाइम्स तो इन्फ्लेशन से के रेट को भी कवर नहीं करता, और ओपन क्लियर आपको हो जाता है कि छठे सातवें महीने के बाद आपको चीखना पड़ेगा कि मेरे पे राशन का पैसा खत्म हो गया, इसका पैसा खत्म हो गया, उसका पैसा खत्म हो गया. लिस्ट बना के दे दो, उसके बाद वो उसमें से कैपिटल में से निकाल के आपको दे देते हैं. क्यों देते हैं?
कैपिटल में एक बहुत अहम चीज है विच इज कॉल्ड कमिटेड लायबिलिटी। जैसे अभी रीपर वो प्रेडेटर का चल रहा है, ठीक है ना। प्रेडेटर का वो कह रहे हैं वो 3 बिलियन है, ये है, पूरा पूरा पैसा आप देते नहीं हो, या वो वो जैसे किस्त में जैसे दोगे। आता है फेज्ड में देते रहते हो। तो एक बार आपने साइन कर दिया एग्रीमेंट, उसके बाद ये कमिटेड लायबिलिटी है कि हर साल मेरे को इतना देना है। इसी तरह से जब मैं कुछ भी चीज अपने पीएसयू से लेता हूं या प्राइवेट प्लेयर से लेता हूं, तो जैसे जैसे आता है वैसे वैसे मिलता है। जैसे अपना वो आया था, अपना ये K9 दी ट्रैक्ट एसपी गन 155, तो एलएनटी ने बनाया था। वो तो इकट्ठे तो नहीं दे दिया ना आपको 100 जो नहीं, आपको दे रहा, वो इन लॉट्स में आया। तो वो कमिटेड लायबिलिटी। किसका कमिटेड लायबिलिटी काट देते हैं? जो आपको रेवेन्यू में देते हैं, जो आपके देश के अंदर बन रहा है, पीएसयूज है, उनको शटअप कॉल दिया जाता है। बोलते हैं अभी आप अपने रेवेन्यू कैपिटल जो एडजस्ट करना है बता देना, वो हम एडजस्ट करवा देंगे। और अब सर्विसेज का जो कैपिटल है वो पार्लियामेंट में जाके उसको रेवेन्यू में चेंज करके आपको रेवेन्यू दे देते हैं। फिर आप चल पड़ते हो कि हाँ हो गया आपका। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप बी लिस्ट में, ए लिस्ट में जब आ जाते हो ना, वो पूरा जो आप मांगते हो उसके मुताबिक आपको देना पड़ता है। जब आपका डिफेंस ए लिस्ट में आएगा तब पता लगेगा कि गवर्नमेंट जो है इज एक्चुअली लुकिंग एट यू दैट यस वी नीड यू। इफ ही इज नॉट डूइंग इट, टू माय माइंड इट इज poodle faking. Yeah, not only that, it is use a very appropriate word, poodle faking. ये बात ये है कि अगर आप 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना चाहते हो और अगले 3 साल में या 5 साल में आप टॉप 3 ऑफ थर्ड इन द इकोनॉमी, थर्ड इकोनॉमी, टॉप इकोनॉमी बनना चाहते हो विश्व में, आपको एक अच्छा फौज चाहिए। जिस तरीके से थ्रेट्स निकल के आ रहे हैं, अगर फौज मजबूत नहीं है तो होगा नहीं। और अगर उसके लिए आप अभी तक वही 1.4%, 1.5% ऑफ योर जीडीपी आप देते रहोगे फौज के लिए, ये बनेगा नहीं। ये नया थ्रेट सिनेरियो के साथ, ठीक, और उसके साथ ये राइट। सो जब याद रखिए 62 और 65 के बीच में हमने, जब हमारे पास, हम गरीब थे उन दिनों में, उस वक्त देखिए हमने 3% जीडीपी के ऊपर खर्च किया फौज के ऊपर 62 के लड़ाई के बाद। 62 के लड़ाई के बाद जब हमने हमारा रिफॉर्म किया डिफेंस का, क्योंकि मैं मानता हूं उस वक्त का एक बड़ा रिफॉर्म किया, राइट। इन दैट रिफॉर्म वी स्पेंट नियरली 2.5 to 3% ऑफ आवर जीडीपी देन। तब जाके 65 में आपको ये क्षमता था कि आप पाकिस्तान को चपेट मार सकते थे, नहीं तो आप लटक जाते थे। और ये बात पाकिस्तानियों को उस वक्त पता, पाकिस्तानी इन्वेडेड अस इन 65 विद द होप कि यार ये तो वीक देश है, ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। पर क्योंकि हमने 3 साल के लिए अच्छा फौज को बनाया, वी रीमेड द फौज, वी सेव्ड आवर कंट्री। टुडे it is not saving the country, it is saving your national interest, it is progressing your national interest. Because there is multi-domain threat which will come into the civil side also if you're Civil, not strong. there is no doubt about और it. वो सिविल साइड में आपको थ्रेट आ गया तो आप योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट गोज फॉर अ 6. Yeah, and then you also, अगर आप पैसा खर्च करना चाहते हो तो you need to also reform yourself to be able to spend, Yes. right? जिसको खर्च करना उसी नहीं के आता लिए वो खर्च भी मैं नहीं कह रहा हूँ करेगा, वो कि बेवकूफ होगा। एक तो जैसे आपने कहा पूरा एमओडी, यानी हम अभी क्या हुआ है जो सीडीएस के बना रहे थे, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये गलत बना है क्योंकि आपने एक चौथा हेडक्वार्टर बीच में लिया है, आर्मी बस नेवी एयरफोर्स, बल्कि पांचवा, आर्मी नेवी एयरफोर्स, आईडीएस, एमओडी, एंड नाउ यू हैव गॉट अ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। और इन्हीं के बीच में फाइलें चलती रहती हैं और डिसीजन पता नहीं कब तक आएगा। एंड आई एम श्योर इन एमओडी बाय नाउ दे हैव
रेप्लिकेटेड, जैसे तीनों सर्विस का रेप्लिकेटेड था, आईडीएस का रेप्लिकेटेड था, ये डीएमए का भी रेप्लिकेट करके रखे होंगे। इससे कोई So, फायदा नहीं है, ये तीनों इकट्ठे no होने हैं, फायदा. तीनों इकट्ठे I होने हैं। Because the big thing which I see, the big message which I get from you is there's no common vision. There's no Yes. vision of the reality which we are facing today. And there is a gap between what the political hierarchy is thinking and what the diplomatic hierarchy is thinking and what the military hierarchy is thinking. And अगर ये तीनों बीच का ये जो गैप अगर हम ब्रिज नहीं कर सकते हैं, तो आप टाटा बाय बाय बोल सकते हो कि हम कहीं नहीं जाएंगे, ये ब्रिज राइट? तब होगा जब दे स्टार्ट डिस्कसिंग an integrated military strategy and call our retired officers also to present their views and specialists in various domains and discuss and thrash out. And once you start discussing, get the your political hierarchy in MOD, get the MOD also on board, get the finance ministry people also on board, discuss and thrash it out that this is how I need to fight. Then people understand that this is the need, this is the future battlefield scenarios that could come out. Yeah, मुझे इस I तरह से लड़ना है, उस तरह से लड़ने के लिए मुझे ये कैपेबिलिटी चाहिए, और इसके लिए मुझे ये स्ट्रक्चर चाहिए, और इसके लिए मुझे ये कमांड एंड कंट्रोल करने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए। हम स्टक हैं कि नहीं यार, अगर मैंने एडिशनल ये मांग लिया तो वो मानेंगे नहीं। अरे जब आप समझाओगे कि लड़ने के लिए मेरे को ये चाहिए, कौन मना करेगा? agree लेकिन with you. बगैर समझाए अगर मांगोगे कि नहीं 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 मेरे को ये चाहिए, वो तो बोलेगा क्यों चाहिए। अब क्यों चाहिए आपने डिस्कस करके थ्रैश आउट ही नहीं किया, तो आप कैसे बताओगे क्यों चाहिए? I agree with you, and I also feel if I mean, at some point, our military hierarchy should tell our political hierarchy that look, this much and no more. अगर आप इतना ही दोगे, आपको You इतना ही need हासिल somebody होगा. like Sam Manekshaw to do it. देखिए, ऐसा है You need a Sam कि Manekshaw today to go up to them and say it. I only hope we get Sam Manakshaw back. Well, okay, right. So anyway, so we'll leave it at that. I think we made our points. We'll take a few questions, right? And I think we've covered a big, swath today, right? We'll take some questions for right. He says, according to some write-ups, China can challenge even the armada of US fleet using space-based weapons. How India is going to tackle it? Your view? Sir, China has no space-based weapons. No country in the world has space-based weapons. So Reagan ने स्टार्ट किया था Star Wars. He blundered into it. Spent God knows how many billions, and it's written off. So nobody has. Then इसने शुरू किया था क्लिंटन ने Rods of Gods करके, prompt global strike capability, and they said satellite will have rods of gods and the rods will fire. All has gone to dust. And since they couldn't have a global strike capability in that manner, they have gone about and they have 800 across the globe, close to 800 or more than 800 bases. Some of them are lily pads where people have equipment has been kept in mothballed conditions so that they can go there and within hours and start working. So that is the status today of the US, and Chinese तो कहीं भी आसपास नहीं. And ये सब हमने बात किया है. We spoke of all this. Rajiv and self have spoken about all this in one exclusive episode on Space Force. आप उसको देखिए, right? That's important. और उस Space Force का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में इस के बाद.